रूसी अर्थव्यवस्था बिल्कुल उसके नेता की तरह है, छोटी, अस्थिर और महाशक्ति बनने का नाटक कर रही है। लेकिन अब व्लादिमीर पुतिन पर मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। रूसी सरकार के पास सचमुच पैसे खत्म हो रहे हैं और इसका समाधान है सोवियत शैली की रणनीतियों की ओर हताशा में लौटना, अपनी ही अमीर वर्ग की संपत्ति जब्त करना। कच्चे तेल की कीमतें आक्रमण के बाद से सबसे निचले स्तर पर हैं और रूसी तेल भारी छूट पर बिक रहा है, जिससे क्रेमलिन को पैसों की भारी कमी हो रही है। इसीलिए 150 अरब डॉलर सैन्य बजट के फंड जुटाने के लिए पुतिन वही कर रहे हैं जो हर तानाशाह संकट के समय करता है, अपने ही अरबपतियों से अरबों की संपत्ति जब्त कर रहे हैं। रक्षा मंत्री और शीर्ष अधिकारी रूसी लोग इसे अंत की शुरुआत कह रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह कदम राज्य स्तर पर आर्थिक पतन के डर से उठाया गया है, जो बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और एक क्रांति का कारण बन सकता है। फिर भी जैसे ही राज्य की अर्थव्यवस्था ढह रही है, नागरिकों को आर्थिक बर्बादी का सामना करना पड़ रहा है। पुतिन का अपना परिवार अभी भी खुद को समृद्ध कर रहा है। उनकी भतीजी को ही अभी हाल ही में राज्य के पैसे से 50 अरब रूबल मिले हैं। इस बीच कोई भी रूसी नागरिक जो युद्ध की आलोचना करने की हिम्मत करता है, उसे गुलाग भेजा जा रहा है। इसी वजह से रूस में कई कार्यकर्ता अब बस देश छोड़कर जा रहे हैं। इसी दौरान पुतिन दावा करते हैं कि वह रूसियों की रक्षा के लिए यह युद्ध लड़ रहे हैं। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। रूसी अर्थव्यवस्था नकदी की भारी कमी झेल रही है। पुतिन जैसे व्यक्ति के लिए यह बड़ी समस्या है, क्योंकि रूस के 50% से ज्यादा कर्मचारी सरकार द्वारा नियुक्त हैं। इसका मतलब है कि अगर उनकी सरकार के पास पैसे खत्म हो जाते हैं तो लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, और यह क्रांति के लिए एक बहुत अच्छा नुस्खा है। अब यह कोई ऐसी बात नहीं है जो मैं कह रहा हूं, यह बात प्रमुख रूसी अर्थशास्त्री कह रहे हैं, जो रूस के अंदर रहते हुए इसे सार्वजनिक रूप से उजागर कर रहे हैं। यह एक बहुत बड़ा जोखिम है, तो ध्यान से सुनिए। लेकिन अगर चाहा जाए तो यह किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, जितना हम सऊदी अरब के बारे में जानते हैं, वे लगातार यह चिल्लाते रहते हैं कि वे 2 हफ्तों के भीतर उत्पादन को काफी बढ़ा सकते हैं। हाँ, और इसलिए सामान्य तौर पर अगर भारत रूसी खरीद छोड़ना चाहता है तो वह ऐसा कर सकेगा, यानी उसे कोई ना कोई मिल जाएगा जिसे वह यह पेशकश कर सके। शायद यह उतना सस्ता ना हो, लेकिन सिद्धांत रूप में यह संभव है। अब भारत सोच रहा है कि महंगा तेल खरीदने का नुकसान झेले या रूसी तेल कम छूट पर ले। अमेरिका से तेल सप्लाई पर भारत को शिपिंग लागत में कितनी बचत होगी, यह गणना का विषय है। प्रक्रिया तुरंत नहीं होगी, लेकिन जरूर होगी। इसी के आधार पर भारतीय सरकारी रिफाइनरियों को तय होगा कि रूसी तेल खरीदना है या नहीं। संभव है कि उन्हें तेल न खरीदने के निर्देश मिले। और फिर आपने जो आंकड़े वहां बताए 250 अरब, ये भी गलत आंकड़े हैं, ये भी नहीं मिलेंगे। लेकिन इसका मतलब है कि रूस एक ऐसी स्थिति में प्रवेश कर रहा है जहां राज्य की आय में दुखद गिरावट आ रही है। लोग सोचते हैं राज्य की आय से उन्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वे रूसी अर्थव्यवस्था की संरचना नहीं समझते। रूसी अर्थव्यवस्था राज्य की अर्थव्यवस्था है। चलिए लोगों को फिर से कुछ आंकड़े देते हैं, नहीं तो लोग इसे हमेशा समझ नहीं पाते। आइए इस सरल तथ्य से शुरू करते हैं कि रूस में 50% से अधिक कामकाजी लोग राज्य के लिए काम करते हैं। वे बजट कर्मचारी हैं, कुछ बजट संस्थाओं में काम करते हैं, और उनका वेतन वित्त मंत्रालय के पास पैसे होने पर निर्भर करता है। अगर हम रूस में देखें तो शिक्षक, सुरक्षा बल और सैन्य कर्मी, बिल्कुल ये रूस में सबसे आम पेशे हैं। तो क्या चीज बजट पर निर्भर नहीं करती? कैशियर, लोडर और ड्राइवर बजट पर निर्भर नहीं करते। हाँ, प्यातारोचका में कैशियर, हाँ, लेकिन वे भी इस पर निर्भर करते हैं कि बजट कैसा है। कर्मचारियों के पास वहां आकर सामान खरीदने के पैसे हैं। अगर उनके पास पैसे न हो तो आम पेशों वाले भी बेरोजगार हो जाते हैं। आगे रूस में एक बहुत ही दिलचस्प विषय है कि आमतौर पर अर्थव्यवस्था में राज्य की कितनी हिस्सेदारी है, यानी रूसी संघ के जीडीपी में राज्य क्षेत्र की कितनी हिस्सेदारी है। इस विषय पर कई वर्षों से भयंकर बहसें होती रही हैं। नेशनल इकोनॉमी इंस्टीट्यूट ने इसका हिसाब लगाकर राज्य बजट और क्षेत्र के लिए जीडीपी का 50% निकाला। सबसे भयानक आंकड़ा एक और संस्था ने दिया, और वह कोई और नहीं बल्कि स्टेपाशन के अधीन अकाउंट्स चैम्बर थी। फिर उन्होंने 70% बताया। खैर, 70 या 50, यह समझना चाहिए कि अगर बजट की आमदनी कम हो जाती है तो यह सिर्फ वित्त मंत्रालय की समस्या नहीं है, यह पूरी अर्थव्यवस्था की समस्या है। रूसी अर्थव्यवस्था में समस्याएं। अब यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह उस समय हो रहा है जब तेल की कीमतें गिर रही हैं। इस रिकॉर्डिंग के समय कच्चा तेल लगभग $60 प्रति बैरल के आसपास कारोबार कर रहा है। यह सबसे कम, या कह सकते हैं लगभग सबसे कम कीमत है जिस पर तेल ने आक्रमण शुरू होने के बाद से कारोबार किया है। और यह मत भूलिए, यह कच्चा तेल है।
रूसी तेल वास्तव में कच्चे तेल की तुलना में कहीं ज्यादा छूट पर कारोबार करता है, क्योंकि रूस दुनिया का सबसे अधिक प्रतिबंधित देश है। इसका मतलब है कि कोई भी देश जो प्रतिबंधित तेल खरीदने का जोखिम उठाना चाहता है, उसे वह जोखिम उठाने के लिए थोड़ी प्रोत्साहन की जरूरत होती है। इसका मतलब है छूट। सार्वजनिक डेटा के अनुसार रूसी तेल अभी $54 प्रति बैरल में बिक रहा है, यानी इसमें अन्य तेल की तुलना में $6 की छूट है। इसमें यह नहीं बताया गया है कि कुछ बंदरगाहों पर रूसी तेल इससे भी कम दाम पर बिकता है, जबकि यूरोपीय मूल्य सीमा $47 प्रति बैरल है। अब यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि विशेषज्ञों के अनुमान के अनुसार रूसी तेल के लिए लाभकारी कीमत लगभग $45 प्रति बैरल है, यानी अगर तेल की कीमत इससे नीचे चली जाती है, रूस वास्तव में तब नुकसान में जा रहा है जब वह तेल बेच रहा है, क्योंकि उसे तेल निकालने में उससे ज्यादा खर्च आ रहा है। अब जाहिर है यह कुछ ऐसा है जो पुतिन बिल्कुल नहीं चाहेंगे, क्योंकि आप जानते हैं उनके पास पैसे की तंगी है। इसी वजह से उन्होंने हाल ही में बजट की कमी दूर करने के लिए रूसी छपाई मशीन शुरू कर दी। दुर्भाग्य से वह कमी हर दिन बढ़ती ही जा रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पुतिन के 2026 में सिर्फ अपनी सेना पर लगभग $150 अरब खर्च करने की उम्मीद है। तो अगर पैसे छापना काफी नहीं है तो उसे वो पैसा कहीं और से लाना पड़ेगा, क्योंकि वह उन लोगों को भुगतान करना बंद नहीं करना चाहता जिनके पास बंदूक है, यानी उसके सैनिकों को। इसीलिए पुतिन अपने ही दोस्तों और अपने ही मंत्रियों के खिलाफ हो रहे हैं। पिछले कुछ हफ्तों में रूस से आ रही खबरों पर नजर डालिए और ये बहुत कुछ है। उन्होंने एक रूसी कुलीन व्यक्ति से अरबों डॉलर का खाद्य होल्डिंग व्यवसाय जब्त कर लिया है। मुझे लगता है इससे उन्हें अच्छी नकदी मिलेगी। उन्होंने रक्षा मंत्रालय के मुख्य कार्मिक अधिकारी से भी आधा अरब रूबल ले लिए हैं। उन्होंने रक्षा मंत्रालय के एक और अधिकारी को भी गिरफ्तार किया है, इस बार उप रक्षा मंत्री को, जिन्होंने जाहिर तौर पर पुतिन से $4 अरब चुरा लिए थे। बिल्कुल, यह सब कथित तौर पर है। उन्होंने डिपॉजिट इंश्योरेंस एजेंसी के प्रमुख को भी $4 अरब के लिए गिरफ्तार किया है। एक और क्षेत्रीय प्रमुख को आधा अरब रूबल के लिए गिरफ्तार किया है और आंतरिक मामलों के मंत्रालय के प्रमुख को भी गिरफ्तार किया है। और अंत में उन्होंने अपनी ही संस्था के एक प्रमुख को भी गिरफ्तार किया है। पायनियर्स एक संस्था है जिसे उन्होंने खुद शुरू किया था। अब वे उस प्रमुख को भी इसलिए गिरफ्तार कर रहे हैं क्योंकि उन्हें वह पैसा चाहिए जो इन लोगों ने रूसी जनता से चुराया। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन रिपोर्टों की संख्या और गति हाल में तेजी से बढ़ी है। जब वह दोस्तों संग ये सब कर रहे हैं, उनकी फैमिली और अमीर होती जा रही है। पुतिन की भतीजी को अभी अभी सरकार के बजट से 50 अरब रूबल और मिल गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह मातृभूमि की रक्षा कर रही है। अब आपको क्या लगता है, पुतिन आम रूसी लोगों की मदद के लिए क्या कर रहे हैं? क्योंकि रूसी परिवार इस समय सच में बहुत मुश्किल में हैं। उनकी बचत 8 साल में सबसे कम है। यह जानकारी रूसी सेंट्रल बैंक ने दी है। अगर वे यह सार्वजनिक कह रहे हैं तो असलियत में हालात कितने खराब होंगे, सोचिए। यह याद रखना भी जरूरी है कि यह ऐसे समय में हो रहा है जब पिछले 3 सालों से रूस में महंगाई बेकाबू है। इसका मतलब है कि रूसी लोग कम पैसे बचा पा रहे हैं और जो बचत कर रहे हैं उनकी कीमत भी घट गई है। लेकिन जब कोई इन चीजों या युद्ध की शिकायत करता है तो आप जानते हैं क्या होता है। अगर आप संकेत चाहते हैं तो याद रखें, पुतिन के हीरो स्टालिन हैं। सेंट पीटर्सबर्ग क्षेत्र के एक रूसी हेयर ड्रेसर को रूसी सेना पर झूठी जानकारी फैलाने के लिए 5 साल 2 महीने की जेल हुई है। ये झूठी जानकारी क्या है, आप पूछते हैं? उन्होंने पड़ोसी के साथ एक पोस्ट साझा की थी जिसमें रूसी सैनिक द्वारा यूक्रेनी कैदी को मारने की बात थी। किसी सामान्य देश में इसे युद्ध अपराध मानकर सैनिक को सजा दी जाएगी, लेकिन रूस में जो व्यक्ति युद्ध अपराध को उजागर कर रहा है उसी को सजा दी जा रही है। लेकिन यहाँ उसकी आखिरी संदेश है, इससे पहले कि उसे गुलाग भेजा जाए। सुनिए। किसी दिन हमारे वंशज हमारी कई पीढ़ियों को कमजोरों की पीढ़ियां कहेंगे। पहले हमने लाखों लोगों की हत्या देखी, फिर हत्यारों को आराम से जीने दिया। एना अलेक्जेंद्रोवा, 47 वर्षीय हेयर ड्रेसर, को रूसी सेना पर झूठी खबरें फैलाने के आरोप में 5 साल 2 महीने की जेल हुई है। उनकी शिकायत एक पड़ोसी ने की थी। कहा जाता है कि वह पहले से ज्यादा मिलनसार हैं। कहा जाता है कि वह हमारी दोस्त थी नवंबर 2022 तक, लेकिन असल में वह पहले से ही राष्ट्रपति की नीतियों और देश के खिलाफ थीं। वह तुर्की जाने की तैयारी कर रही थी और तुर्की भाषा सीख रही थी। अदालत ने जांच के अनुसार अलेक्जेंद्रोवा को राजनीतिक द्वेष के कारण सेना के बारे में झूठी जानकारी फैलाने का दोषी पाया। अन्ना ने गुमनाम खातों पर युद्ध विरोधी पोस्ट प्रकाशित की थी। उसने मुझे सारी जानकारी भेजी
वह मुझे व्हाट्सएप पर रूसी सशस्त्र बलों को बदनाम करने वाली जानकारी भेज रही थी। वहां फटे हुए सैनिकों की लाशें थीं। सब कुछ मेरे लिए बहुत नकारात्मक था। आखिरकार ये मेरे लिए नकारात्मक है। एलेक्जेंड्रोवा को एक पोस्ट के कारण सजा मिली जिसमें यूक्रेनी कैदी का सिर काटने की बात थी, जो इरोचका सरगेव के पेज पर छपी थी। रेडिकल जेड चैनलों ने एक यूक्रेनी युद्धबंदी की निर्मम हत्या का नया वीडियो जारी किया है। यही निर्दय क्रूरताएं रूसी दुनिया का असली चेहरा है। अन्ना नवंबर 2023 में गिरफ्तार हुई थी। उसकी सजा अप्रैल 2025 में हुई थी। अन्ना ने अपील की, पर 6 नवंबर को सेंट पीटर्सबर्ग सिटी कोर्ट ने सजा बरकरार रखी। जज साहब, मुझे जाने दीजिए। मैंने सब देख लिया है। अब मैं अपने घर जाऊंगी, जंजीरों और सलाखों के नीचे। मैं इस सबसे अलग किसी और चीज के बारे में कविताएं लिखती, लेकिन यहाँ ना तो कोई सुबह है, न रोशनी, न ही पदार्थ के उल्टे पक्ष में कोई अस्तित्व। मैंने सब कुछ देख लिया है, सब जान लिया है। ये जंजीरों में जकड़ा ठंडा शरीर मैं हूँ। वैसे क्या आप लोगों को वो रूसी गायिका याद है जिसके बारे में हमने कुछ हफ्ते पहले बात की थी, डायना लोनगनीवो? वो वही थी जो सेंट पीटर्सबर्ग स्क्वायर में गाना गा रही थी, पुतिन के पतन की मांग कर रही थी। असल में स्वान लेक वाला गाना रूस में तब बजता है जब सोवियत यूनियन में कोई बुरी खबर आती है। खैर, वो अभी अभी जेल से बाहर आई हैं। उन्हें 2 बार जेल भेजा गया था। पहली बार उन्हें 2 हफ्ते के लिए जेल भेजा गया क्योंकि वो कर्फ्यू तोड़ रही थी। उन्होंने यही कानून इस्तेमाल किया, लेकिन बाहर आते ही पुलिस वाले जेल के बाहर उनका इंतजार कर रहे थे और उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और फिर से अदालत ले जाया गया और इस बार उन पर एक अलग अपराध का आरोप लगाया गया और फिर से जेल भेज दिया गया। सौभाग्य से सजा पूरी होते ही वह पुलिस के दोबारा पकड़ने से पहले ही बाहर निकल गई। वो देश छोड़कर चली गई। उन्हें समझ आ गया था कि उन पर झूठे आरोप सिर्फ इसीलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि वे पुतिन के पतन वाला गाना गा रही थीं। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि पुतिन ने कहा था उन्होंने युद्ध रूसियों की रक्षा के लिए शुरू किया। असल में रूसियों को शांतिपूर्ण जीवन के लिए देश छोड़ना पड़ रहा है, लेकिन पुतिन को ये गाना पसंद नहीं है। तो ये रहा फिर से, सुनिए। मुझे ये रवैया पसंद नहीं है। ये मेरे लिए है। मुझे ये पसंद नहीं, ये मेरे लिए नकारात्मक है। ये मेरे लिए है। मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मुझे ये सब पसंद नहीं है। मुझे ये बस पसंद नहीं है। मुझे ये पसंद नहीं है। मैं या मुझे नहीं या मैं। मुझे ये सब पसंद नहीं है। मुझे बस ये नहीं। मुझे बस ये पसंद नहीं है। मैं ऐसी वीडियो बनाने में दिक्कत है जहां कई ड्रोन हमले दिखाए जाते हैं, भले ही कोई इंसान या रूसी सैनिक घायल ना हो। वीडियो में यूट्यूब अक्सर हमारी वीडियो डिमोनेटाइज या प्रतिबंधित करता है। असल में पिछले हफ्ते हमारे 4 वीडियो डिमोनेटाइज हो गए थे। यूट्यूब के अनुसार ड्रोन स्ट्राइक दिखाना या यहां तक कि फ्रंट लाइन से फुटेज दिखाना विज्ञापनदाताओं के लिए अनुकूल नहीं है और इसी वजह से वीडियो पर प्रतिबंध लगाया जाता है। लेकिन यही आधुनिक युद्ध की सच्चाई है और यही युद्ध यूक्रेनियन लड़ रहे हैं और उसमें जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हमें लगता है कि इन सब चीज़ों को कवर करना जरूरी है और इसी वजह से हमने अपना खुद का प्लेटफॉर्म बेसिक्स इनसाइडर लॉन्च किया है। यह हमने खुद बनाया है, इसलिए हम पर कोई पाबंदी नहीं। हमें अपने ड्रोन स्ट्राइक को ब्लर करने की जरूरत नहीं है, हमें अपनी फ्रंट लाइन फुटेज को ब्लर करने की जरूरत नहीं है और हमें रूसी एयरबेस के तबाह होने को भी ब्लर करने की जरूरत नहीं है। साइट पर हम कोई विज्ञापन नहीं दिखाते हैं। हमें सिर्फ इसीलिए खुद को सेंसर नहीं करना चाहिए क्योंकि विज्ञापनदाता हमारे कवरेज से खुश नहीं हैं। हम साइट को आपके समर्थन से फंड करते हैं, विज्ञापनों से नहीं। तो अगर आप ऐसे कवरेज में रुचि रखते हैं और हमारी वीडियो बिना सेंसर के देखना चाहते हैं और वो बोनस कंटेंट पाना चाहते हैं जिसे हम यहाँ यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर सकते, तो जरूर basicsinsider.com पर हमारे साथ जुड़ें। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं या अपनी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। जुड़ने के बाद आप वो सारा कंटेंट देख सकते हैं जो हमने पहले ही अपलोड किया है और वो सभी वीडियो भी देख सकते हैं जो हम भविष्य में अपलोड करेंगे। इसके अलावा आप हमारे कवरेज और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करेंगे, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सैम है और मैं आपसे अगली बार मिलूंगा।